नमस्ते। और सब कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। तो आज हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस तो आप सब देखे ही होंगे ना। सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस देख लेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगी। बगैर सिलेबस के पढ़िएगा, हवा में पढ़िएगा, हवा में पढ़ने से बात बनेगी नहीं। तो सिलेबस देख लीजिएगा। तो आज हम मॉडर्न का हिस्ट्री ऑप्शनल का बीपीएससी की बात कर रहे हैं। उसमें हम मॉडर्न वाले पार्ट को, मॉडर्न वाला जो चैप्टर है उसको हम समझने वाला है, यानी आधुनिक भारत को समझने वाले हैं। तो आधुनिक भारत में वो पहला जो सिलेबस है, मैं देख ले रहा हूँ क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को समझते हैं। उस सिलेबस को रीड कर देते हैं। ये सिलेबस आपके पास, सबके पास मिल जाएगी। तो सिलेबस मैं रीड कर दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग समझिएगा उस बात को। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सेक्शन वो सेकेंड में आती है, 2 सेक्शन होती है ना। हिस्ट्री ऑप्शनल में सेक्शन 2 होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 2 खंड होगा, भाग क और भाग ख। इसमें 2 पार्ट होगा, क और ख। इसमें एंशिएंट का वो सिलेबस दिया होगा। सिलेबस जब देखिएगा आप नेट पे ही देख लीजिए ना, नेट पे देखिएगा तो इस खंड में ही बटा होगा वो सिलेबस। तो खंड में वो एंशिएंट होगा, इसमें मेडिएवल होगा, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बात होगी, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का बात होगी। तो आज जो हम बात करने वाले इस पे बात करने वाले हैं। सेक्शन बी में भाग क की हम बात करने वाले हैं। नेट पे आप देख लीजिएगा वो सिलेबस क्या है। वो सिलेबस हम पढ़ देते, रीड कर दे रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है उसी संदर्भ में हम अभी बात करेंगे। तो उसको हम रीड कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, और चाहे नेट पे भी देख सकते हैं। ये सारा आपके पास मिल जाएंगे जब क्लास चलेंगी। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं उस रीड कर रहा हूँ उसको। ऐतिहासिक शक्तियाँ और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हुआ। यानी कह रहा है कि वो शक्तियाँ कौन थी, वो कारक क्या था जिनकी वजह से भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ। उसमें बताना है विशेषतः, आगे लिखा हुआ है, विशेषतः बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी असफलता के कारण बताइए। यानी इसके बारे संदर्भ में समझना में पढ़ना है। फिर से उसको रीड कर देता हूँ एक लाइन से। ऐतिहासिक शक्तियाँ और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हुआ, विशेषतः बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी असफलता के कारण बताना है। ये जो 3 लाइन पढ़ने हैं, आपको पता उतना नहीं चल रहा होगा कि क्या पढ़ना है। पढ़ना इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ये पढ़ना है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। अगर सिर्फ इतना भी लिख देता तो सारा बात स्पष्ट नहीं था, इसलिए वो लिख दिया कि ये पढ़िए, उसमें बहुत चीज़ पढ़ना है। तो उसमें जैसे में अभी लिखा हुआ है कि विशेषता बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में ही पढ़ी है, मगर उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार तो बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध सर पर किया है। लेकिन वो बीपीएससी में साफ लिख दिया कि विशेषता आप बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में पढ़िए। सामान्यतः सवाल यहीं से आते हैं, मैसूर से और पंजाब से उतना सवाल नहीं आया है। ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, जीएस में नहीं समझ लीजिएगा, जीएस में तो आते हैं। जीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल, मैसूर, बंगाल, मराठा और सिंध के संदर्भ में विशेषता पढ़ना है। तो ये जो 3 लाइन हम पढ़े हैं, उसका एक शब्द में हम बोले तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ना है। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ना है। तो हेडिंग अगर हम दें, हेडिंग जो हमारा आज होगा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। उसी में 2 पॉइंट उसको बांटेंगे। अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कैसे किया, वो परिस्थितियाँ क्या थी, यही मैं पूछ रहा था। ऐतिहासिक शक्तियाँ और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य किया, तो वो कारक बताना है, वो परिस्थितियाँ बताना कि क्या वजह थी, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके वजह से अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपने नियंत्रण जमा लिया। तो हम हेडिंग बनाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ये हमारा आज का हेडिंग है। यही जो पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है यही टॉपिक है। ये 3 लाइन में लिखा हुआ, मैं उसको एक पॉइंट में लिख रहा हूँ। इसी में सारा जो 3 लाइन बातें लिखी हुई है वो सारा इंक्लूड इसी में हो जाएगा। उसमें पढ़ना है
हम इसमें पढ़ने का दो तरीका अपनाएंगे कि उत्तरदायी परिस्थितियां, उत्तरदायी परिस्थितियां, उत्तरदायी परिस्थितियां, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, उसके लिए क्या उत्तरदायी परिस्थितियां थी, क्या कारण थी, वो कारक कौन कौन थे, उत्तरदायी कौन परिस्थितियां थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण किया। तो उत्तरदायी परिस्थितियां, इससे मतलब कहने का यह है कि अंग्रेजों की भारत विजय की परिस्थितियां, अंग्रेजों की भारत विजय की परिस्थितियां। फिर अभी जो हम लोग उस लाइन में पढ़े क्षेत्रीय विस्तार पढ़ लेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों पर उसने नियंत्रण किया। क्षेत्रीय विस्तार में क्या क्या पढ़ने के लिए सिलेबस में, बंगाल, मराठा यानी महाराष्ट्र लिखा हुआ मराठा और सिंध। विशेषता इसी के संदर्भ में पढ़ना, तो हम लोग भी इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। अभी फिर इसको हम रीड कर दे रहे हैं कि जो लिखा हुआ तो सारे बात इसमें कवर हो जा रहे हैं कि नहीं, पढ़ देते हैं। ऐतिहासिक शक्तियां और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हुआ। तो ऐतिहासिक शक्तियां और कारक, यही मतलब उत्तरदायी परिस्थितियां पूछ रहा है कि क्या उत्तरदायी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हुआ। उसके बाद बता रहा है कि विशेषता बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों द्वारा, तो बंगाल, मराठा और सिंध के क्षेत्रीय विस्तार जब करेगा, सब क्षेत्रों पर, इस सब क्षेत्रों पर नियंत्रण करेगा, तो वहाँ को जो शासक होंगे उसका प्रतिरोध भी करेंगे। अब हम लोग जान रहे हैं कि प्रतिरोध में भारत के शासक क्या हुए, असफल हुए। यही बोल रहा है कि इन लोग जो क्षेत्रों में प्रतिरोध शासक यहाँ के किए थे वो प्रतिरोध को बताइए और फिर वो कैसे असफल हुए ये बात को बताइए, यही ये कह रहा है। तो ये हमें पढ़ेंगे 2 पॉइंट में। नंबर ए उत्तरदायी परिस्थितियाँ, नंबर बी में हम पढ़ लेंगे क्षेत्रीय विस्तार। तो एक एक कर हम दोनों को निपटा लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं उत्तरदायी परिस्थितियां को समझ लेते हैं। उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी। तो अब उत्तरदायी परिस्थितियां में क्या ऐसे, मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति लड़ता है और मान लीजिए ए और बी लड़ रहा है, ए जीत गया, बी हार गया, तो हम लोग कहते हैं कि बी क्यों हारा, अच्छा ये जीत गया क्यों जीता, बोलते हैं ना। तो ए की भी परिस्थितियां समझते हैं और बी के भी परिस्थितियां। ए ताकतवर था तो कितना ताकतवर था, बी कमजोर था तो कितना कमजोर था। तो दोनों को हम तुलना करते हैं कि बी इसलिए हार गया क्योंकि ए इतना मजबूत था। तो दोनों की परिस्थिति, किसी को विजय, ए जीता तो दोनों की परिस्थिति होगी ना कि बी ज़्यादा ताकतवर था, ए कमजोर था। तो भारत की परिस्थिति इसमें देख लेते, अंग्रेजों की भारत विजय की परिस्थितियां में 2 देख लेते। भारत की परिस्थितियां, भारत की क्या परिस्थितियां थी, भारत की परिस्थितियां, और ब्रिटेन की परिस्थितियां, ब्रिटेन की परिस्थितियां, ब्रिटेन की परिस्थितियां। 2 परिस्थितियां होगी, 2 ताकत लड़ेंगे भारत पर, अंग्रेजों का नियंत्रण होने तक भारत लोग उसका प्रतिरोध करेंगे। तो भारत की स्थिति कैसी थी कि अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कर लिया। फिर ये देखें कि ब्रिटेन कितना सक्षम था कि वो भारत पर नियंत्रण करे, भारत कितना उसके समक्ष कमजोर था या कमजोर कैसे उस था कि अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। तो भारत की परिस्थितियां क्या थी और ब्रिटेन की परिस्थितियां क्या थी। तो एक एक करके दोनों को देखेंगे। परिस्थितियों में किसको देखेंगे, भारत की परिस्थितियां और ब्रिटेन की परिस्थितियां क्या थी। तो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भारत की परिस्थितियां क्या थी। तो भारत की परिस्थितियां क्या, 18वीं सदी की बात चल रही है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण, तो इससे शुरुआत तो उसको प्लासी के युद्ध से ही होता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757। आ तो गए थे वो 1600 ईस्वी में ही, पर पहले वो व्यापार कर रहे थे, वस्तु के व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार करते करते राजनीति के व्यापार कर, वस्तु के व्यापार से बढ़कर वो राजनीति के व्यापार करने लगे और अंततः वह भारत की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जो भारत साम्राज्य के विस्तार की जो उनकी शुरुआत हुई थी वो 18वीं सदी से शुरू हुई थी। तो भारत की परिस्थितियों को हम जो देखेंगे वो 18वीं सदी में ही देखेंगे। 18वीं सदी में भारत की परिस्थितियाँ क्या थी, ब्रिटेन की परिस्थिति 18वीं सदी में क्या थी। तो अभी हम शुरू करते हैं भारत की परिस्थितियाँ। भारत की परिस्थितियाँ, भारत की परिस्थितियाँ कब, 18वीं सदी की बात चल रहा है। 18वीं सदी में, 18वीं सदी में भारत की क्या परिस्थितियाँ थी, क्या इसकी दशा थी,
कैसे ये कमज़ोर था या मजबूत कितना था, या कमज़ोर था तो कितना कमज़ोर था, या खुद कमज़ोर नहीं था, कमज़ोर अपने आप को बना लिया, क्या थी बात को हम समझते हैं। तो 18वीं सदी में भारत की परिस्थितियाँ कैसी थी? तो आप जान रहे हैं कि भारत पर ब्रिटेन के नियंत्रण होने से पहले, ब्रिटिश नियंत्रण होने से पहले मुगलों की सत्ता हुआ करती थी। 1707 में फिर वो अंतिम मुगल हम समझ रहे हैं उसको, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 18वीं सदी शुरुआत हुई, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमज़ोर हुई और अंततः मुगल सत्ता का विघटन हुआ और अंततः मुगल केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन और अंततः केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग कि 1700 और भारत की परिस्थितियां पड़ा कब? 18वीं सदी में। तो भारत पर ब्रिटेन के नियंत्रण से पहले मुगलों की सत्ता हुआ करती थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो शासक हुए मुगलों की, मुगल सम्राट हुए, वो उतना दक्ष नहीं थे और धीरे धीरे मुगल सत्ता वो कमज़ोर होने लगी और अंततः मुगल सत्ता का विघटन हुआ, केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूट गई। जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूटी तो अब क्या होगा? जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूटेगी तो अनेक क्षेत्रीय का उदय होगा। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि एक सेंटर है, एक केंद्र है और अन्य क्षेत्रीय राज्य जो थे वो केंद्र से जुड़े हुए थे। मुगल केंद्रीकृत मुगल सत्ता था, लेकिन इस केंद्रीकृत मुगल सत्ता का ही विघटन हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूट जाती है। जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूट जाती है तो ये जो क्षेत्रीय राज्य थे वो सभी राज्य क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। मान लीजिए कि राज्य ए है, बी है, सी, कुछ भी मान लीजिए, डी, ई, एफ, जी, ये सारे राज्य थे और सब क्या थे? एक जुड़े से, जिसे अभी समझ लीजिए भारत एक देश है और जो सब राज्य हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाई चांस यदि केंद्र ही टूट जाए तो सारे राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे, सब अपने आप को देशी समझने लगे। अब जैसा होगा वो संबंध, जैसा मान लीजिए बिहार फिर उत्तर प्रदेश संबंध रखना चाहे ना रखना चाहे, नहीं भी रखेंगे, कोई भी राज्य एक दूसरे से संबंध नहीं रख सकते हैं। तो क्या हुआ कि केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हो गया। जब विघटन हुआ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमजोर हुई, अंततः केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ था। जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ तो ये जो क्षेत्रीय राज्य थे वे स्वतंत्र हो गए। तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता के विघटन से अनेक क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए और ये क्षेत्रीय राज्य जो थे, केंद्रीकृत मुगल सत्ता के विघटन के बाद ये जो क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए, ये राज्य अब अपने आप से ही मतलब रख रहे हैं, किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, अपने में ही। ये 20 से मतलब नहीं रख रहा, 20 30 से नहीं रख रहा है, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहा है, सब अपना देख रहा है। तुम हो, मैं तो मैं हूं। तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ, अतः अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ। अतः अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ। ये राजनीतिक इकाइयां आपस में ही संघर्षरत हो गई। कोई भी ये राज्य जो है, जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूटी तो ये सब ये क्षेत्रीय राज्य थे, वो क्षेत्रीय राज्य अलग हुए, सब स्वतंत्र हो गए और अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो ये राज्य भी आपस में संघर्षरत हो गए। जब संघर्षरत होंगे, आपस में ही लड़ने लगेंगे और कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे, जब ए बी से मतलब नहीं, सी से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे, तो क्या लगेगा? फिर वो कहेंगे कि जिसमें अभी ये है भारत में हम कह सकते अभी हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन किसी वजह भारत केंद्रीकृत केंद्र टूट जाती है और हर राज्य स्वतंत्र हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि भारत के हैं। या फिर सी अब में बिहार अपने आप में तीसमार खान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अपने आप में महत्व रखेगा, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखेगा। जब नहीं रखेगा तो क्या हो? एकता भंग होगी। तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूट गया, कोई भी एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहे, सब
मैं और तुम की भाव से युक्त हो गए। जब और मैं और तुम की भाव उत्पन्न होगी तो एक दूसरे के बीच क्या होगी, खाई बढ़ेगी, हम की भाव खत्म होगा और मैं और तुम की भाव सामने आएगी। तो हर कोई मैं और तुम से बात करने लगे कि तुम हो, मैं हूं, न तुम कम न हम कम। तो मैं और तुम की भाव, अतः अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ। ये राजनीतिक इकाइयां आपस में संघर्षरत हुए। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमजोर हुई, अंततः केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ, अतः अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ और ये राजनीतिक इकाइयां आपस में ही लड़ने लगे। जब आपस में लड़ेंगे, अपने में ही लड़ेंगे, तो गैर फायदा तो उठाएगा। तो आपस में ही लड़ेंगे तो राजनीतिक शक्ति आपस में संघर्षरत होने लगे तो एकता बाधित होगी। जब एकता नहीं रहेगी तो क्या होगा, दूसरा जो ताकत है वो तो आराम से जीत लेगी। तो अंग्रेजों के लिए फायदा होगा ना, जितना एकता टूटेगी भारत में, वो अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण करना उतना अनुकूल हो जाएगी। तो ये राजनीतिक इकाइयां आपस में संघर्षरत हुए, मैं और तुम की भावना हावी हुई। इस लाइन को यहां से समझ लें या नेक्स्ट ही कर देते। अनेक राजनीतिक इकाइयों का होता संघर्षरत हुए, अतः इनमें मैं और तुम की भावना पैदा हुई। अतः इनमें मैं और तुम की भावना बढ़ी। जब मैं और तुम की भावना बढ़ेगी तो क्या होगा, अतः एकता का अभाव हुआ। जब ये क्षेत्रीय राज आपस में, एक तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूट गई और टूटला के बाद जो क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए वे आपस में ही लड़ने लगे। जब आपस में लड़िएगा, अपने में ही लड़िएगा तो गैर फायदा उठाएंगे ही। तो अतः अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ, अतः और इनमें जो है मैं और तुम की भावना बढ़ी, अतः एकता का अभाव हुआ। इसलिए ये क्षेत्रीय राज एकजुट होकर अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रस्तुत नहीं कर सके। तो इस बात को समझ लें, ये लाइन को तो पूरी समझ रहे हैं कि 1707 में केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूटी और अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये क्षेत्रीय राज आपस में संघर्षरत हुए और उनमें मैं और तुम की भावना बढ़ गई। तो तुम मैं की भावना आ गई तो एकता का भाव जो दोनों के सबके बीच खाई बढ़ने लगा। ये से कोई मतलब हर राज्य जो आज़ाद हुए एक दूसरे से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, तो एकता का अभाव हुआ। इसीलिए वे क्षेत्रीय राज एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। तो आपस में ही लड़िएगा, आपस में ही भारत के राज लड़ने लगे तो उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। देखा कि आपस में ही लड़ रहे हैं तो उसका फायदा तो हम उठा ही लेंगे। तो यही ना कहते हैं, वो शाहरुख खान का डायलॉग जानते हैं ना, क्या कहते हैं कि मुझे तो अपने ही ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो उसको डायलॉग को समझिए। यहाँ पे वही वो शाहरुख खान का डायलॉग आज बोल रहा है ना, वो पहले उन लोग यही भावना थी, जब अपने में लड़िएगा तो गैर फायदा उठाएगा। तो इसलिए अपने में एकता बनाइए। आज भी लाइफ में एकता ठीक रहती है, अपने में लड़ना उचित नहीं होता है। तो भारत के राज्य अपने में लड़े तो उसका फायदा अंग्रेजों ने भरपूर उठाया और अंग्रेजों ने आराम से भारत पर नियंत्रण किया। अगला अगर हम स्टेज देखें, ये तो हो गया कि केंद्रीकृत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद की घटना है। अब जो होगा कि केंद्रीकृत मुगल सत्ता का जब विघटन हुआ, केंद्रीकृत मुगल सत्ता का भूगठन हुआ, केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन होने से, केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन होने से इसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए।
स्वतंत्र हो गए। ये तो दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि एकता का अभाव हुआ, इसलिए उसका एकता का अभाव का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण करने के लिए सोचा और नियंत्रण किया भी। अब दूसरा है कि केंद्रीकृत, उसी पॉइंट का है कि केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन होने से इसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। जब अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए तो इन जो प्रांतों से, इन क्षेत्रों से राजस्व की प्राप्ति हो रही थी मुगलों को, तो उस राजस्व से मुगल वंचित हो जाएंगे। अनेक प्रांत जब आज़ाद हुए तो इन प्रांतों, इन क्षेत्रों से मिलने वाले राजस्व से मुगल वंचित हो गए। अतः मुगल राजस्व में कमी आई। मुगल राजस्व में जब कमी आएगी, जब धन नहीं रहेगा तो प्रशासन भी कुशल नहीं रहेगी, क्योंकि प्रशासन आपके दक्ष रहे, प्रशासन आपकी अच्छा रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास धन हो। तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता के विघटन से उसके अनेक प्रांत जब स्वतंत्र होते हैं तो इन क्षेत्रों से जो राजस्व की प्राप्ति होती है मुगलों को, उस राजस्व से मुगल वंचित हो जाते हैं। अतः मुगल राजस्व में कमी आएगी। तो जब राजस्व में कमी आएगी तो प्रशासनिक कुशलता भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि राजस्व नहीं है, धन नहीं है, तो प्रशासन भी क्या होगी, दक्ष नहीं होगी। तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता के विघटन से इसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अतः इन क्षेत्रों से मिलने वाली राजस्व से मुगल वंचित हो गए। अतः इन क्षेत्रों से मिलने वाली राजस्व से मुगल वंचित हो गए। अतः मुगल राजस्व में कमी आई। अतः मुगल राजस्व में कमी आई। जब मुगल राजस्व में कमी आएगी तो प्रशासनिक कुशलता क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि धन नहीं है। फलतः प्रशासनिक कुशलता कमजोर हुई। फलतः प्रशासनिक कुशलता कमजोर हुई। तो राजस्व में कमी होने से मुगल प्रशासन भी कमजोर हो जाती है। जब कमजोर होगी, प्रशासन कमजोर होगी, तो अंग्रेजों का नियंत्रण करना भारत पर और अनुकूल हो जाएगा। तो भारत की देख रहे हैं ना परिस्थितियां, दिन मतलब हर समय वो परिस्थितियां जो है खराब हो रही है। 18वीं सदी में भारत की परिस्थिति कितनी गिर रही है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय होते चल जा रही है। तो जब दयनीय स्थिति होगी, चाहे दो शक्तियां लड़ रहे हैं और एक शक्ति दिन पे दिन मजबूत हो रहा है, एक शक्ति दिन पे दिन कमजोर हो रहा है, तो तय है ना कि जो कमजोर हो रहा है उस पर तो नियंत्रण कर ही लेंगे। तो देखिएगा कि 18वीं सदी में ब्रिटेन कितना वो तरक्की कर रहा होता है और भारत दिन पे दिन कमजोर होते जाता है। फलतः प्रशासनिक कुशलता कमजोर हुई। तो ये तो क्या हुआ कि मुगल राजस्व में केंद्र पे था मुगल, वो उसकी प्रशासनिक कुशलता कमजोर हुई। बात ये आती है कि जो केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ, तो क्या वे क्षेत्रीय राज्य जो स्वतंत्र हुए, वे राजस्व प्राप्ति के लिए कोई सुदृढ़ आधार तैयार कर पाए या नहीं। यदि वो आजाद हुए और हर क्षेत्र, हर इकाइयां अपने स्थान पर मजबूती से यदि खड़ा होते, तब पर भी अंग्रेजों को इतना हिम्मत नहीं था कि भारत को जीत लेते। लेकिन बात है कि वो क्षेत्रीय शक्तियां जो आजाद हुई, वे भी राजस्व प्राप्ति के लिए कोई सुदृढ़ आधार तैयार नहीं कर पाई। जब तैयार नहीं कर पाई तो वो भी नियमित आय की कोई स्रोत तलाश नहीं कर पाए। तो क्षेत्रीय राज्य जो उदय हुए थे, केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन से अनेक राज्य अस्तित्व में आए थे, उनकी भी दशा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल ही रही। तो दूसरी तरफ एक तो केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन, तो मुगल केंद्र के लेवल पे और राजस्व में कमी आई, तो प्रशासनिक कुशलता कमजोर हुई केंद्र के लेवल पे। जो क्षेत्रीय राज्य उदय हुए, उनकी स्थिति भी दयनीय रही आर्थिक दृष्टि से। देख लीजिए, इसको ऊपर ही देख लेते हैं। तो दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय राज्य जो उदय हुआ, दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय राज्य भी राजस्व प्राप्ति के लिए
राजस्व प्राप्ति के लिए कोई सुदृढ़ आधार तैयार नहीं कर सके, कोई सुदृढ़ आधार तैयार नहीं कर सके, तैयार नहीं कर सके, अर्थात नियमित और व्यवस्थित आय की स्रोत की तलाश नहीं कर सके, अर्थात नियमित और व्यवस्थित आय की स्रोत की तलाश नहीं कर सके। तो फल ही तो है कि केंद्र के लेवल पे मुगल सत्ता तो कमजोर हुई ही, केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ तो मुगल सत्ता तो कमजोर हुई, वो केंद्र के लेवल पे उसकी स्थिति बहुत दयनीय तो हुई। लेकिन बात ये आता है कि क्या क्षेत्रीय राज्य उदय हुए, क्या वो बहुत सक्षम हो पाए? तो इसका जवाब मिलता है कि नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय राज्य भी राजस्व प्राप्ति के लिए कोई सुदृढ़ आधार तैयार ही नहीं कर पाए। जब तैयार ही नहीं कर पाए तो वो राजस्व मिलेगा ही नहीं, तो वो भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर ही रह जाएंगे। तो ये क्षेत्रीय राज्य भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर ही रही, तलाश नहीं कर सके। तो आर्थिक दृष्टि से इन क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति भी दुर्बल रही। यही कारण है कि क्षेत्रीय भारतीय राज्य उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके जो पूंजीवादी स्वरूप से युक्त थी। जब पूंजीवादी स्वरूप से युक्त थी, उस शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाते जब इनकी स्थिति ही आर्थिक दृष्टि से बहुत दयनीय थी। तो आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रीय राज्य भी, केंद्र भी कमजोर, क्षेत्रीय राज्य भी कमजोर। यही वजह है कि ये क्षेत्रीय भारतीय राज्य उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके जो पूंजीवादी संरचना से युक्त थी। अब देखेंगे कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की पूंजीवादी संरचना से कैसे युक्त होता है। तो हम ब्रिटेन की परिस्थितियां जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा कि 18वीं सदी में ब्रिटेन दिन पे दिन अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और भारत दिन पे दिन कमजोर होते जा रहा है। तो तय है कि ब्रिटेन भारत पर नियंत्रण करेंगे। तो एक केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन होने से यही स्थिति है। आगे बात हम देखें कि भारत के शासक कैसे थे। ये तो कि औरंगजेब की मृत्यु से सारे स्थिति तो हुई ही, भारत में स्थिति दयनीय तो हुई ही। समझने की बात यह है कि उसके बाद के जो शासक हुए वो कितने दक्ष, कितने कुशल, कितने दूरदर्शी थे, उस बात को समझते। तो भारतीय शासक 2 पॉइंट तो समझाइए दिए कि वो एकता का अभाव हुआ तो उसका एकजुट होकर नहीं लड़ पड़े। दूसरा है कि प्रशासनिक कुशलता कमजोर हुई क्योंकि आर्थिक दृष्टि से केंद्र भी कमजोर था और क्षेत्रीय राज्य भी कमजोर हुए। तीसरा पॉइंट ये है कि भारतीय शासक, ये भारत की भी हम परिस्थितियां पढ़ा रहे हैं ना, तीसरा पॉइंट है उसमें कि भारतीय शासक की अदूरदर्शिता भी अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक हुई। तो कहने के माने कि भारतीय शासक अदूरदर्शी किस संदर्भ में थे? तो इस संदर्भ में कि भारतीय शासक अंग्रेजों की मंशा को नहीं समझ पाए, उसकी दृष्टि, उसकी विजडम, वो क्या करने वाले कल हैं वो नहीं समझ। आज क्या कर रहे हैं अंग्रेज, सिर्फ ये देख रहे थे भारतीय शासक कि अंग्रेज तो एक व्यापारी हैं, व्यापार करके चले जाएंगे। भारतीय शासक ऐसा सोच रहे थे। ये सोच ही नहीं पाए कि अंग्रेज आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। बस ये देख रहे थे भारतीय शासक केयर कर रहे हैं अंग्रेज, बस तो कर क्या रहे हैं, व्यापार। पर ये सोचे ही नहीं भारतीय शासक कि आने वाले कल में अंग्रेज क्या करने वाले हैं। अदूरदर्शी थे भारतीय शासक। यदि दूरदर्शी होते, यदि उनकी विजडम दूर होती और वो भविष्य के बारे में भी सोचते तो अंग्रेजों की चाल, उसकी नीति को समझ लेते हैं तो आज परिणाम वो नहीं होता जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो भारतीय शासकों की अदूरदर्शिता भी अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक हुई। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि भारतीय शासकों की अदूरदर्शिता भी भारतीय शासकों की अदूरदर्शिता
भारतीय शासकों की दूरदर्शिता अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक। अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक हुई। अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक हुई। क्यों? क्योंकि भारतीय शासक अंग्रेजों की मजहब, उसकी वास्तविक स्वरूप, अंग्रेज के वास्तविक चेहरा को नहीं समझ पाए। यदि भारतीय शासक अंग्रेजों की वास्तविक चेहरा को समझ लेते तो परिणाम आज ये नहीं होता। वो सिर्फ आज की चेहरा को समझ रहे थे, वो कल क्या करने वाले हैं समझे ही नहीं। तो भारतीय शासकों की अदूरदर्शिता भी अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक हुई। एक तो अदूरदर्शी थे, दूसरी तरफ वे आपस में ही लड़कर अंग्रेजों को लाभ पहुंचा रहे थे। आपस में ही लड़ते रहते थे और आपस में लड़के वो मध्यस्थता के मीडिएटर के तौर पर भी अंग्रेजों को वो शामिल कर लेते थे कि तुम ही मध्यस्थता करो। तो दुश्मन को मीडिएटर बनाओगे तो वो दोनों के कमजोरी को समझ लेगा ना। अपने में लड़ोगे तो कोई मीडिएटर उसको बना रहा है जो दुश्मन है, तो दोनों के कमजोरी को समझ लेगा कि तुम लोग दोनों कितना पानी में हो। जब पानी में देख लेगा तो फिर अटैक करेगा एक दिन न एक दिन। तो फिर अपने में लड़ने से अपने भारतीय शासक एक दूरदर्शी थे, अंग्रेजों की वास्तविक चेहरा को, उसकी वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए, इसलिए अंग्रेजों ने भारत पर आराम से नियंत्रण किया। अगर चौथा पॉइंट हम समझे भारत की परिस्थितियां कैसी थी, तो भारतीय समाज उस समय अनेक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में बटी हुई थी और लोगों की वफादारी भी अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति बनी रही। इसीलिए वे एकजुट हो गए, यानी भारतीय समाज अनेक जाति, धर्म, क्षेत्र में बटा हुआ था। अतः लोगों की वफादारी भी अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति बनी रही। तो भारतीय समाज अनेक जाति, धर्म, क्षेत्र में बटा हुआ था और लोगों की वफादारी भी अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति बनी थी। वे दूसरे क्षेत्र पर क्या हो रहा, मान लीजिए कि ऐसे भारत के सब क्षेत्र हैं, बटे हुए हैं, तो मान लीजिए कि ABC है, ABCD कुछ भी क्षेत्र हैं, तो मान लीजिए कि अंग्रेज ब्रिटेन A पर अटैक करते हैं, ठीक है, तो B ताक रहा है, मुंह देख रहा है, ठीक कर रहा है, A को मार रहा है ना, हमको थोड़ा ना मार रहा है। ये जान ही रहे हैं कि A को निपटाने के बाद हमको भी निपटाएगा, इस बात को उन लोग समझ ही नहीं रहे थे। तो भारतीय समाज अनेक जाति, धर्म, क्षेत्र में बटा हुआ था, इसलिए भारतीय राज एकजुट होकर अंग्रेजों के समक्ष मुकाबला नहीं कर सके। वे अनेक अपने क्षेत्र के प्रति ही वफादार थे। अंग्रेज A पर नियंत्रण कर रहा, हमला कर रहा है, B बोल ही नहीं रहा, C भी नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, खाली मुंह देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक कर रहा है, अंग्रेज उसको ना मार, हमें क्या जा रहा है। पता नहीं कि A पर नियंत्रण करने के बाद वो B को टारगेट करेगा, अब B को करेगा तो C करे, ठीक किया, दोनों को निपटा दिया, A और B दोनों को निपटा दिया, बढ़िया किया। और D और C समझ ही नहीं रहा कि फिर अब हमारा नंबर है, C को भी पीटा और फिर C पर नियंत्रण किया। D कह रहा चलो अब सबको निपटा लिया, अब ये भी नहीं समझ रहा कि अब हमारा बारी है, एक एक करके सबको पीटा और सब पर नियंत्रण कर लिया। एकजुट हुई नहीं, एकजुट होते तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी पूरी भारत के इतने विशाल क्षेत्र को आराम से हरा लेते, इतना आसान नहीं था, पर एकजुटता नहीं थी। तो भारतीय समाज अनेक जाति, धर्म, क्षेत्र में बटा हुआ था, अतः लोगों की वफादारी भी अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति बनी रही। तो आपस में ही सब बटे हुए थे, एकजुटता है ही नहीं थी। ये सारा पॉइंट है। भारत देख रहे हैं कितना कमजोर है, कमजोर है नहीं, लोगों ने अपने आप को कमजोर बना रखा था, कमजोर थे नहीं, कमजोर अपने आप को बना लिए थे।
और अंग्रेज उतने मजबूत हो रहे थे उस समय। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, 5वां पॉइंट समझें, तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति के समझते हैं। भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति ये है, भारत इधर से भी समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से भी समुद्र से घिरा हुआ, इधर भी, यानी भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी अंग्रेजों को भारत विजय के लिए अनुकूलता प्रदान की। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी समझ लीजिए कि ब्रिटिश जो नौसेना थी वह विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। ब्रिटिश नौसेना विश्व में श्रेष्ठ थी। ब्रिटिश नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। ब्रिटिश नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। तो ब्रिटिश नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, यानी ब्रिटिश जो नौसेना थी उसकी नौसैनिक क्षमता थी वह विश्व में प्रथम स्थान रखती थी। यानी वो नौसैनिक क्षमता की दृष्टि से वो बहुत दक्ष था, बहुत कुशल था, बहुत सक्षम था। तो ब्रिटिश नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। जब विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी तो नौसेना काम कहाँ करती है? समुद्र में करती है। और भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इस नौसेना को कार्य करने के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पर मौजूद है। जब अनुकूल दशाएं मौजूद है तो आराम से नियंत्रण करेंगे भारत पे। समझिए बात को, हम क्या करें कि ब्रिटिश नौसेना विश्व में श्रेष्ठ थी, तो दूसरी तरफ भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। इसलिए जो शक्ति समुद्र पर नियंत्रण रखी वह भारत पर भी नियंत्रण रखने में सफल हुई। ब्रिटिश नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। तो दूसरी तरफ भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अतः जो शक्ति समुद्र पर नियंत्रण रखी वह भारत पर भी नियंत्रण रखने में भारत पर भी नियंत्रण करने में, अतः जो शक्ति समुद्र पर नियंत्रण रखी वह भारत पर भी नियंत्रण करने में सफल हुई। इस लाइन को समझिए कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी अंग्रेजों को अनुकूलता प्रदान कर दी भारत पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश नौसेना विश्व में श्रेष्ठ थी और इसी बल पे, इसी दम पे ब्रिटिश एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण करते हैं। तो एक तो ब्रिटिश नौसेना विश्व में श्रेष्ठ थी और उस नौसेना को कार्य करती है समुद्र में, उसको कार्य करने के लिए भारत में बहुत अनुकूल अवस्थिति थी, क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अतः भारत पर नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए ज़्यादा अनुकूल थी। तो भारत के एक तो समाज, भारत के शासक अदूरदर्शी थे, समाज अनेक क्षेत्र में बटा था, लोग अपने आप को कमजोर कर रखे थे। तो दूसरी तरफ भौगोलिक अवस्थिति भी भारत की ऐसी अवस्थिति थी कि अंग्रेजों को अनुकूलता प्रदान कर दी। इसलिए अंग्रेजों ने भारत पर आराम से नियंत्रण कर रखा। तो अंग्रेज आराम से भारत को जीत लिए। तो सारा पॉइंट समझ रहे हैं हम, क्या समझा है अभी तक? 5 पॉइंट भारत की परिस्थितियों में हम आपको बताएं कि अंग्रेज भारत को किस तरह से जीते और उसमें अंग्रेजों जीते परिस्थितियां में भारत की कितनी परिस्थितियां अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक हुई, ये सारे पॉइंट थे। तो भारत की परिस्थिति आप सारे हम समझ लिए। अब हम ब्रिटेन की परिस्थितियां हम समझा रहे हैं आपको। जो दूसरा पॉइंट क्या था? ब्रिटेन की परिस्थितियां। ब्रिटेन की परिस्थितियां यही था ना, हम लोग बांटे थे। ये हम लोग का हेडिंग था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। उसमें हम बांटे थे उत्तरदायी परिस्थितियां,
उसमें अंग्रेजों की भारत विजय की परिस्थितियाँ, मतलब उसमें हम देखें भारत की परिस्थिति और ब्रिटेन की परिस्थितियाँ, वो एक तो क्षेत्रीय विस्तार वो तो शुरू करेंगे लोग खत्म करने के बाद। तो ये हमारा हो गया। अब जो है ब्रिटेन की परिस्थितियाँ समझना है, तो ब्रिटेन की परिस्थितियाँ देखते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटेन कितना सक्षम था। ब्रिटेन की परिस्थितियाँ, ब्रिटेन की परिस्थितियाँ, ब्रिटेन की परिस्थितियाँ कब? 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन, आप हम पुनर्जागरण के संदर्भ में बात पढ़ लिए हैं, आप देख लीजिएगा अगर उससे समझना है तो वीडियो को। पुनर्जागरण कि ब्रिटेन में, यूरोप में पुनर्जागरण 18वीं सदी में, वहाँ 15वीं 16वीं सदी में ही यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था। पुनर्जागरण का सीधा मतलब है कि तर्क विवेक बुद्धि पर बल। जब तर्क विवेक बुद्धि पर बल दिया जाएगा तो मानव क्या होगा? आविष्कार होंगे, खोजें होगी, मशीनीकरण होगा, तो औद्योगिकरण। 18वीं सदी में तो ब्रिटेन बहुत औद्योगिक बन चुका था। वो ब्रिटेन एक आधुनिक देश बन चुका था 18वीं सदी में। वो फिर अब ईश्वर और ये तो भारत 18वीं सदी में वो अपने आप में लड़ ही रहे, निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, संबंध कुलीन के मौजूद थे। जबकि 18वीं सदी में ब्रिटेन बहुत उन्नति कर चुका था, ब्रिटेन एक आधुनिक देश बन चुका था। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन एक आधुनिक देश बन गया था। और ब्रिटेन की परिस्थिति 18वीं सदी में, ब्रिटेन एक आधुनिक देश, ब्रिटेन एक आधुनिक देश बन चुका था, आधुनिक देश बन गया था और बनता ही रहा। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन एक आधुनिक देश, यहाँ पर यहाँ पर संवैधानिक शासन मौजूद था, यानी संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी। संवैधानिक शासन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता है, उन्हें अपने कार्य करने के लिए छूट है, उन्हें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए पूरी छूट है, स्वतंत्र हैं, वो जो करना चाहें करिए। आप तरक्की करना चाह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा कर कुछ आविष्कार करें, जो भी आपने क्षमता आदि है आपके अंदर, तो आप क्षमता का प्रदर्शन कीजिए। तो संवैधानिक शासन मौजूद था। ब्रिटेन एक आधुनिक देश, यहाँ संवैधानिक शासन मौजूद था, संवैधानिक शासन। अच्छा, थोड़ा सा उसमें हम समझ लें एक पॉइंट। भारत की परिस्थिति है, ये देख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा एक और पॉइंट हम बता देते हैं आपको। हाँ, ये 5 नंबर हम लोग पॉइंट जो समझे थे कि ब्रिटिश एक अपने 3 तरफ समुद्र से घिरा था। तो अब हम ब्रिटेन की परिस्थितियाँ पढ़ा रहे थे, मगर थोड़ा सा हम बैक करके थोड़ा भारत की परिस्थिति में एक और लाइन बताना चाह रहे थे, ठीक है। उसमें हम चौथा लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा लाइन कहाँ, ये कहाँ से आ गया? 3, हाँ, चौथा लाइन। भारतीय समाज अनेक जाति क्षेत्र में बटा ही था। तो साथ ही ये भारतीय, सारा बात हम समझा ले। एक लाइन और समझ लीजिए कि भारतीय राज्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास में पिछड़े थे। जब वैज्ञानिक तकनीकी विकास में पिछड़े रहेंगे तो कोई मशीनीकरण नहीं होगा, कोई जब मशीनीकरण होगा ही नहीं, वैज्ञानिक तकनीकी विकास ही नहीं रहा, तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से होगी? वो आधुनिक देश कैसे बनेंगे? वो अभी निरंकुश हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ब्रिटेन में अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए कि भारतीय राज्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास में पिछड़े थे, वैज्ञानिक तकनीकी विकास में पिछड़े थे। अतः इनकी अतः भारतीय राज्य युद्ध रणनीति भारतीय राज्यों की थी, युद्ध रणनीति थी, वो सक्षम नहीं थी, कूटनीतिक कुशलता नहीं थी, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टि से सक्षम नहीं थे। ये लाइन को हम समझाना चाह रहे थे। जबकि देखेंगे कि ब्रिटेन 18वीं सदी में कितना वैज्ञानिक तकनीकी विकास कर चुका होगा, जबकि भारत वैज्ञानिक तकनीकी विकास में पिछड़ा था। ये पॉइंट को हम समझा रहे थे। तो ब्रिटेन की जो अभी पढ़ रहे थे, ब्रिटेन की परिस्थिति है ना, वो लाते हैं।
ब्रिटेन की परिस्थितियाँ हम लोग देख रहे थे, भारत की परिस्थितियाँ। तो ब्रिटेन की परिस्थितियाँ देख रहे थे। तो ब्रिटेन एक आधुनिक देश बन चुका था 18वीं सदी में। वहाँ पे संवैधानिक शासन मौजूद था, संवैधानिक शासन मौजूद, यानी संवैधानिक शासन मतलब संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी, यानी उदारवादी राजनीतिक संरचना, उदारवादी राजनीतिक संरचना। तो ब्रिटेन में उदारवादी राजनीतिक संरचना यानी संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी। नागरिकों को पूरी तरह से आज़ादी थी, वहाँ कोई नस्लवादी भेदभाव नहीं, नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं थी। जबकि ब्रिटेन में इस समय भारत में इस समय निरंकुश राजतंत्र मौजूद था। अपने में ही लोग लड़ रहे थे, जाति क्षेत्र धर्म में लोग बटे हुए थे, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे थे, दूसरे के जाति दूसरे के धर्म को निम्न समझ रहे थे, अपने में ही लड़ रहे थे। जबकि ब्रिटेन वो संवैधानिक शासन संसदीय शासन प्रणाली से युक्त था, जहाँ नागरिकों के साथ उदारवादी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं, यानी लोग एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं, साथ भेदभाव नहीं, लिख दीजिए, भेदभाव नहीं, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं। तो संवैधानिक शासन ब्रिटेन में मौजूद था, संसदीय शासन प्रणाली उदारवादी राजनीतिक संरचना वहाँ मौजूद थी, नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब जो है 18वीं सदी में पूरा यूरोप में वो पुनर्जागरण प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी। जब हम आपको पुनर्जागरण पढ़ाए थे, ले गया एक आध वीडियो उसमें है, पीछे के वीडियो में आप पुनर्जागरण पढ़ लीजिएगा तो इस बात को बढ़िया से समझ पाइएगा कि 18वीं सदी में पूरा यूरोप में वो धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा, पुनर्जागरण प्रबोधन के चिंतन से सारा युक्त थे। पुनर्जागरण प्रबोधन मतलब तर्क विवेक पर बल दिया जा रहा था और मानव पूरा विकास कर रहा था, वैज्ञानिक से एक आविष्कार हो रहे थे, मशीनीकरण हो रहा था। तो ब्रिटेन पुनर्जागरण प्रबोधन के चिंतन, ब्रिटेन एक आधुनिक देश नंबर 1। नंबर 2 में देखिए कि ब्रिटेन पुनर्जागरण प्रबोधन के चिंतन से युक्त था, पुनर्जागरण प्रबोधन के चिंतन से युक्त। पुनर्जागरण प्रबोधन में हम समझा दिए, पहले थोड़ा सा समझ लिए। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि वो ईश्वर नहीं, ईश्वर पर कोई बल नहीं, मानव पर बल, यानी तर्क विवेक, कोई कारण, कोई घटना घटी है तो उसका कारण क्या है, प्रयोग परीक्षण पर बल। जब ये सब पर बल दिया जाता है तो क्या होगा, आविष्कारें होगी। जब तर्क विवेक बुद्धि पर बल दिया जाएगा, मानव कारण कोई घटना घट रही है उस पर बात करेंगे, तो भी यूरोप में ये सारे प्रवृत्तियाँ मौजूद थी। यूरोप इस सारे वहाँ पे कह सकते हैं कि पुनर्जागरण प्रबोधन की लहर चल रही थी। धर्म सुधार आंदोलन जब चलेगी तो क्या होगी, समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो सारा दूर हो गए। जबकि भारत के समाज में 18वीं सदी में कुरीतियाँ और सामने आ रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। तो पुनर्जागरण प्रबोधन के चिंतन से युक्त था ब्रिटेन, पूरा यूरोप युक्त था। तो 18वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी, लहर चल रही थी, जहां तार्किक वैज्ञानिक चिंतन, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। यूरोप में इस समय ब्रिटेन भी यूरोप का ही है, यूरोप में ही है। तो यूरोप में इस समय नहीं समझ आए, रुकिए नेक्स्ट डे कर लेते हैं। यूरोप में इस समय 18वीं सदी में यूरोप में क्या चला था, पुनर्जागरण प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा, व्यवसायिक
क्रांति, व्यवसायिक क्रांति की धारा यानी लहर बह रही थी या लहर चल रही थी, धारा बह रही थी। तो यूरोप में पुनर्जागरण, 18वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी, वहाँ लहर चल रही थी इस चीज़ की, जहाँ तार्किक वैज्ञानिक चिंतन की बात की जा रही थी। यानी पुनर्जागरण का मतलब समझा दिए हैं, उस समझ लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ जाइएगा पूरा बात। यानी पुनर्जागरण सीधा में तर्क विवेक पर बल, प्रयोग परीक्षण पर बल, जितना समझो हो, एक से एक चीज़ों का आविष्कार करो, तो मशीनीकरण होगा, तो वही तो विकास होगा। तो व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी, जहाँ तार्किक वैज्ञानिक चिंतन, जहाँ तार्किक वैज्ञानिक चिंतन, जहाँ तार्किक वैज्ञानिक चेतना, मध्यवर्ग का उदय, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था, विकास हो रहा था। तो समझिए, राष्ट्रीयता की भावना। तो यूरोप में 18वीं सदी में पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी, जहां तार्किक वैज्ञानिक चेतना, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। तो तार्किक वैज्ञानिक चेतना, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। समझिए, 18वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। और ये जो प्रवृत्तियां है पूरे यूरोप में लहर चल रही थी, लेकिन ये प्रवृत्तियां जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड में, ब्रिटेन में मौजूद थी। तो पूरे यूरोप में बात चल रही थी, ये लहर चल रही थी, लेकिन ये प्रवृत्तियां मुख्य रूप से देखा जाए यूरोप में तो इंग्लैंड में चल रही थी, इंग्लैंड में मौजूद थी। ये प्रवृत्तियां मुख्य रूप से इंग्लैंड में मौजूद थी। ये प्रवृत्तियां मुख्य रूप से इंग्लैंड में मौजूद थी, इंग्लैंड में मौजूद थी। तो ये प्रवृत्तियां जो पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की जो धारा बह रही थी, जहाँ तार्किक वैज्ञानिक चेतना, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था, ये जो प्रवृत्तियां पूरे यूरोप में चल रही थी, लेकिन मुख्य रूप से वह इंग्लैंड में चल रही थी। इसलिए ब्रिटेन इतना सक्षम हो जाते हैं। जब बात क्या होता है राष्ट्रीयता की भावना, समझिए भारत में 18वीं सदी में लोग क्या है, आपस में ही लड़ रहे थे, एकता दिन पे दिन टूट रही थी। अब यहाँ दिन पे दिन एकता बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था लोगों में। अपने राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र के प्रति आप में यदि मर मिटने की भावना आ जाए, उस क्षेत्र के लिए पूरी समर्पण कर दें आप अपने आप को, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना का विकास। यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को अंदर, यानी किसी क्षेत्र, राष्ट्रीयता का मतलब समझ रहे ना, माने इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो इन सभी लोगों में यदि इस क्षेत्र के प्रति, इस क्षेत्र को बनाए बचाए रखने के लिए उनमें यदि मर मिटने की भावना आ जाए, इस क्षेत्र के लिए हम इतना समर्पण हैं, इतना अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कि यदि इस क्षेत्र पर कुछ भी होता है तो हम मर जाएंगे, वो कबूल, मर इस क्षेत्र पर आँच नहीं आने देंगे। तो इसे कहते हैं कि उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में वह राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा है। तो यही प्रवृत्तियां यूरोप में मौजूद थी, जबकि भारत में सब अपने आप में सिमट रहे हैं, दिन पे दिन एकता टूट रही है, राष्ट्रवाद तो बात ही नहीं करिए, एकता ही टूट रही थी। तो इंग्लैंड में राष्ट्रीयता की भावना दिन पे दिन बढ़ रही थी, तार्किक वैज्ञानिक चेतना, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। तो जब ये प्रवृत्तियां मुख्य रूप से कहाँ थी, इंग्लैंड में मौजूद थी, इसलिए ये प्रवृत्तियां जो ये सब प्रवृत्तियां थी वो मुख्य रूप से इंग्लैंड में मौजूद थी। इसलिए यूरोपीय शक्तियों में, बहुत सारे यूरोपीय शक्तियां थे ना, इसलिए यूरोपीय शक्तियों में इंग्लैंड यानी अंग्रेज यानी ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे। क्या बोले मतलब कि वो जो धारा थी, ये जो प्रवृत्तियां थे कि यूरोप में पुनर्जागरण, प्रबोधन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी। ये प्रवृत्तियां जहाँ तार्किक वैज्ञानिक चिंतन, मध्यवर्ग का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था, और ये जो प्रवृत्तियां थी तो पूरे यूरोप में तो थी ही, पर मुख्य रूप से इंग्लैंड में मौजूद थी। इसलिए यूरोपीय शक्तियों में ब्रिटिश यानी इंग्लैंड सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे, शक्तिशाली बनकर उभरे। इसलिए यह कहा जाता है कि अंग्रेजों की भारत विजय एक श्रेष्ठ यूरोपीय शक्ति की विजय थी। इस तरह अंग्रेजों की भारत विजय एक श्रेष्ठ यूरोपीय शक्ति की विजय थी, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां में इंग्लैंड सर्वश्रेष्ठ था और उसने भारत पर नियंत्रण किया। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों की भारत विजय एक श्रेष्ठ यूरोपीय शक्ति की विजय थी। नेक्स्ट हम बात समझें कि 18वीं सदी में 18वीं सदी में भारत में क्या था? 18वीं सदी में भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था। मुगल भी निरंकुश ही थे, वो सब अपने गद्दी पर बैठते थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और सबको निम्न समझते थे। निम्न नहीं मतलब अपने आप को तानाशाह की तरफ तो न खसे गए, तब पर भी निरंकुश थे मुगल। जब मुगल पढ़ाएंगे बढ़िया से तो समझाएंगे आपको। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन से नियंत्रण से पहले वो भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो सामंत और कुलीनों के माध्यम से शासन करते थे। जो है ना सामंत थे तो बादशाह का उपाधि लेते थे, हुमायूं बादशाह का उपाधि लेते थे, तो ये सब सर्वश्रेष्ठ थे। तो 18वीं सदी में भारत में का नाम ये है कि 18वीं सदी में भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो सामंतों और कुलीनों के माध्यम से शासन संचालित कर रहा था। ब्रिटेन की परिस्थितियां ही पढ़ा रहे हैं, जो भी एक दो पॉइंट हुआ उसमें अगला पॉइंट है कि 18वीं सदी में भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो सामंतों और कुलीनों के माध्यम से शासन संचालित करता था। इस तरह भारत में सामंती संरचना मौजूद थी। सामंती संरचना यानी अपने आप को कुछ लोग थे समाज में अपने को श्रेष्ठ समझते थे, दूसरे को निम्न समझते थे, हर कोई एक दूसरे को निम्न श्रेष्ठ समझ रहे। सामंती मानसिकता सब में थी। तो 18वीं सदी में भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था। भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो सामंतों और कुलीनों के माध्यम से शासन संचालित करता था। शासन संचालित करता था। इस तरह भारत में सामंती संरचना मौजूद थी। सामंती संरचना मौजूद थी। तो 18वीं सदी में भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो सामंत और कुलीन के माध्यम से शासन संचालित कर रहा था। जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक शासन था ना, संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है। अभी तो समझा रहे थे कि 18वीं सदी में ब्रिटेन में संवैधानिक शासन, संसदीय शासन प्रणाली थी। तो इस तरह भारत में सामंती संरचना मौजूद थी। वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ापन था। वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ापन था। जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक शासन, इसके नेक्स्ट में कर लीजिए, जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक शासन संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी और वहाँ व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी। यानी ब्रिटेन जो था वह व्यवसायिक क्रांति की वहाँ हवा चल रही थी, धारा बह रही थी। जबकि
ब्रिटेन में, यहाँ पे क्या निरंकुश राजतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार सब चल रहा था। संवैधानिक राजतंत्र एवं संसदीय शासन प्रणाली मौजूद था। संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी, संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी। जब ब्रिटेन में, जबकि 18वीं सदी में भारत में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो सामंत और कुलीन के माध्यम से शासन संचालित कर रहा था, और भारत में सामंती संरचना मौजूद थी, वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ापन था। जबकि उसी समय 18वीं सदी में ही ब्रिटेन में उसी 18वीं सदी में संवैधानिक राजतंत्र एवं संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी, और वह व्यवसायिक क्रांति की धारा से युक्त था, यानी व्यवसायिक क्रांति की वह लहर वहाँ चल रही थी, और वह व्यवसायिक क्रांति से युक्त था। और वह कौन? ब्रिटेन। और वह व्यवसायिक क्रांति की, और वह व्यवसायिक या वहाँ व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी, व्यवसायिक क्रांति की धारा बह रही थी, और वह व्यवसायिक क्रांति से युक्त था। व्यवसायिक क्रांति से युक्त का मतलब यह है कि वहाँ व्यापार के माध्यम से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। 18वीं सदी में ब्रिटेन में संवैधानिक शासन, संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी, और वह व्यवसायिक क्रांति से युक्त था। इसका मतलब है व्यवसायिक क्रांति से युक्त है, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ ब्रिटेन में व्यापार के माध्यम से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। वहाँ व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के माध्यम से पूंजी इकट्ठे कर रहे हैं। तो पूंजी होगी तो क्या होगी? मशीनीकरण होगा। जब मशीनीकरण होगा तो क्या होगा? औद्योगिक क्रांति होगी। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो इंग्लैंड समृद्धि करेगा। तो देख रहे हैं ना कि ब्रिटेन दिन पे दिन हम जो भी जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो ब्रिटेन को हमेशा बात जो भी बता रहे हैं वो समृद्ध होता हुआ हम उनको बता रहे हैं, और जबकि भारत को जब बता रहे हैं उसको डिक्लाइन होता हुआ यानी कमजोर होता हुआ समझा रहे हैं कि भारत दिन पे दिन वो कमजोर होता जा रहा था, जबकि ब्रिटेन वो समृद्ध कर रहा था। तो व्यवसायिक क्रांति से युक्त था, अर्थात पूंजी निर्माण, अर्थात व्यापार के माध्यम से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये परिस्थितियां थी 18वीं सदी में ब्रिटेन की। जब व्यवसायिक क्रांति के माध्यम से यानी व्यापार के माध्यम से पूंजी इकट्ठे करेंगे तो पूंजी से क्या होगा? मशीनीकरण होगा। तो ये व्यवसाय अर्थात व्यापार के माध्यम से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, और इस पूंजी ने तो व्यवसायिक क्रांति की ये हम समझा रहे थे कि पुनर्जागरण के व्यवसायिक क्रांति के माध्यम से वो व्यापार के माध्यम से पूंजी इकट्ठी होगी, और इस पूंजी से क्या होगा? मशीनीकरण होगा। जब मशीनीकरण होगा तो औद्योगिक क्रांति आएगी। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो इंग्लैंड में उद्योग धंधे खड़े होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ी होगी,
तो एक तरफ क्या होगा कि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, उस उद्योग के इंडस्ट्री जब खड़ा होगी तो वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। जब बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ेगी तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने, जब वहाँ पर मशीनीकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्री खड़ी हुई, तो एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता और दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी विस्तार पर बल दिया। इस तरह अंग्रेजों की भारत विजय एक इस साम्राज्यवादी विस्तार की प्रक्रिया थी। तो ये था परिस्थितियां, अंग्रेजों की भारत विजय की परिस्थितियां। तो ये सारा बात हम आपको समझाएं। जो भारत में अभी हम समझा रहे थे आपको कि उदारवादी राजनीतिक संरचना थी, वहां बता रहे थे कि संवैधानिक शासन थी वहां पे। देखिए यहाँ पे भारत की परिस्थिति है, ये बता रहे थे संवैधानिक शासन। ब्रिटेन में 18वीं सदी में संवैधानिक शासन था, संसदीय शासन प्रणाली थी जो उदारवादी राजनीतिक संरचना से युक्त थी। तो ब्रिटेन की उदारवादी राजनीतिक संरचना वो ब्रिटेन में आर्थिक औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही थी, और ये आर्थिक औद्योगिक विकास पूंजीवादी संरचना से युक्त थी, पूंजीवादी संरचना से युक्त थी, जहां आधुनिक शिक्षित मध्यवर्ग मौजूद थे। जबकि भारत 18वीं सदी में भी वो सामंती संरचना और वैज्ञानिक तकनीकी पिछड़ेपन से युक्त था। तो ब्रिटेन एक आधुनिक देश है जबकि भारत एक सामंती देश है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की भारत विजय एक आधुनिक देश की सामंती देश पर विजय थी। प्रश्न भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों की भारत विजय एक आधुनिक देश की सामंती देश पर विजय थी, टिप्पणी करें। तो ये सारा हम पॉइंट समझ लिए। अंग्रेजों उत्तरदायी परिस्थितियां में हम दोनों पार्ट पढ़ लिए, भारत की परिस्थितियां और ब्रिटेन की परिस्थितियां। तो ये पूरा ए जो था हमारा खत्म हो गया। बी जो है वो क्षेत्रीय विस्तार, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हम बंगाल, मैसूर, बंगाल, मराठा और सिंध के संदर्भ में विशेषता पढ़ेंगे। क्षेत्रीय विस्तार एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो बंगाल पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर नियंत्रण किया था, तो इस बात को हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले बंगाल पर क्यों किया था, उसको हम बंगाल जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ाएं उससे अगर प्रीवियस कुछ पूछा है तो हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं कि पढ़ने का, जो हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार पढ़ें तो इससे अगर प्रश्न पूछा है तो देख लेते हैं पूछने का तरीका क्या है एग्जाम में। ये प्रीवियस है, हिस्ट्री ऑप्शनल का, बीपीएससी का। तो वो तरीका क्या है, अगर ये इस तरीका से हम पढ़ें तो क्या वो जो प्रश्न पूछे हैं वो सारे हल हो जाएंगे कि नहीं। तो देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे हम देंगे। ये बीपीएससी एग्जाम कब का है, 93 का है एग्जाम का, 1993 में एग्जाम थे हुई थी, उसके परिस्थितियाँ हैं और सारा है। जब हम बक्सर बिलासी उसे पढ़ेंगे तो आजकल के एग्जाम में भी बहुत पूछे हुए। ये परिस्थितियाँ हम देख लेते हैं, दो जो आप पढ़ाएं अभी उस बात को हम देख लेते हैं। एक प्रश्न है, पढ़ देता हूँ उसको, 1993 का है, हिस्ट्री ऑप्शनल का, पेपर 2 में, पेपर 2 होता पहले, जो पेपर 2 1993 से 2 पेपर आ गए थे। 2017 के बाद फिर एक पेपर होने लगे, पहले भी एक होता था 200 का, फिर 400 का। फिर इस खंड को बता देंगे कि अभी एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक दिन बता देंगे, ठीक है। तो 1993 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, वो पेपर 2 में प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। उन परिस्थितियों का, देखिए उन परिस्थितियों का, ये नहीं पढ़ा है, उत्तरदायी पढ़ते, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके सहयोग से अंग्रेज भारत में अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। बन गए एग्जाम, प्रश्न बन गए, इतना पढ़ते ही आपको बन गए होंगे कि उन परिस्थितियों का। देखिए तो क्या करा कि अंग्रेजों की भारत विजय की परिस्थितियां पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना। तो ब्रिटेन की, भारत की परिस्थितियां बता दीजिएगा और ब्रिटेन की परिस्थितियां बता दीजिएगा कि भारत कैसे दिन पर दिन कमजोर हो रहा था और ब्रिटेन कैसे वो 18वीं सदी में शक्तिशाली बन रहा था। तो परिस्थितियां पूछ रहा, परिस्थितियां जितना भी बताएं वो हम जब लिखवाएंगे तो बस वो बहु एकदम लिख देना होगा, कुछ वो काटना चटना होगा ही नहीं, क्योंकि वो परिस्थितियां ही पूछना है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके सहयोग से अंग्रेजों का भारत पर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित हुआ। तो ये परिस्थितियां पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर नियंत्रण किया, या वो परिस्थितियां कैसे थी जिससे अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण आराम से कर ली।
तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट में हम क्या कर पढ़ेंगे, वो क्षेत्रीय विस्तार पढ़ेंगे बंगाल, मराठा और सिंध के संदर्भ में। उसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर नियंत्रण किया। जब बंगाल पढ़ाएंगे सबसे पहले बंगाल पर उन्होंने नियंत्रण किया था, तो सारे कालखंड को हम देखेंगे। तो इतने पर रखते हैं, धन्यवाद।